जरा ये वीडियो देखिएगा। अगर खुदा है और खुदा ने ये निजाम बनाया है कि जंगल के जानवर इस दुनिया में चीर फाड़ के खाएंगे, आपके पास कोई अगली आर्गुमेंट इसके खिलाफ नहीं है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट एज एज इट इज। तो इसलिए आप मुझे इवोल्यूशन के हवाले से बताएं कि इवोल्यूशन में कौन सी आपको वो सबसे ज्यादा कन्विंसिंग चीज लगी कि जिससे आपने कहा कि दैट्स इट, मैं आज के बाद इवोल्यूशनिस्ट हूँ, एथियस्ट हूँ। वही फैसल बड़ाई साहब की जो वीडियोस थी फोसल रिकॉर्ड के ऊपर कि नीचे फॉसल वाली लेयर्स में जो जानवर मिलते हैं पर। और ऊपर वाली लेयर्स में वो उससे कम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे कम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो चलता जाता है। राइट, ओके, बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल ठीक बात यह है कि फैसल साहब ने ये बात कही है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है कि ऐसा ही है। दैट्स सिंपली नॉट द केस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। 28 जून को ये साहब हमारी लाइव स्ट्रीम में आए थे और उन्होंने ये एक बात कही। वो वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं बाकी कन्वर्सेशन क्या हुई। बिफोर आई मूव ऑन, एक दो चीज़ें कहनी बहुत ज़रूरी हैं फैसल साहब के दिफा में, इसलिए कि आई वांट टू बी फेयर। क्रिटिसिज्म सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। इन ऑल फेयरनेस, फैसल वराई साहब के वीडियोज़ का ये मंशा हरगिज़ नहीं कि लोग उसको देखकर इस्लाम छोड़ें, ना ही उनकी ये नीयत है। ना ही ऑब्वियसली ये पर्पज़ था उनके वीडियोज़ का। वो एक कुछ इन्फॉर्मेशन सामने लेके आ रहे थे, इस पे हमें कोई शिकवा नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है कि उन्होंने वीडियो बना दिए कि लोग अब उसको देख के इस्लाम छोड़, नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है, जो शिकवा बनता है वो ये बनता है कि ऐसे टॉपिक्स पे उनको या किसी और इंसान को नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत उनकी कमज़ोर हो। जैसे फैसल साहब ने मोस्ट प्रोबेबली जेरी कोहेन की एक आधी किताब पढ़ी होगी, वो भी मुकम्मल नहीं है, शायद कुछ पैम्फलेट्स वगैरह देख के उन्होंने पूरा एक एक सीरीज़ बना दी और उसके अंदर बहुत सी गलतियां हैं, मैंने वो देखी भी थी, लेकिन मैंने उन पर बात नहीं की कि जस्ट फाइन वी कैन लेट देम गो। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस स्टेज कि लोग अली रलान ये कहना शुरू कर दे कि वो मैंने फॉसल्स का उनका जो हिस्सा है वो देखा और मैंने इस्लाम छोड़ दिया, तो फिर ऑब्वियसली आप पब्लिक में रिस्पॉन्ड तो ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं ये बात भी मैं कहना चाहूँगा, और फॉसल्स पे बाकी सारा हमारा वीडियो मैं बताऊँगा कि फैसल साहब क्यों गलत कह रहे हैं। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं, चूँकि ये इब्तदाई मुकदमा है, तो मैं ये चीज़ ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि पब्लिक में ये रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने से पहले मैंने प्राइवेटली फैसल साहब को मैसेज भेजा था। बिज़ी आदमी है, शायद उन्होंने नहीं देखा या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा जवाब देना, वन वे और दी अदर। मैंने ये प्राइवेटली पहले उनसे कहा था कि इस चीज़ को आप एड्रेस करें। जैसा भी हुआ, उनकी तरफ से जवाब नहीं हुआ, लेकिन आया, तो अब इस पे पब्लिकली रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम सिर्फ फॉसल्स पे ही बात करेंगे। जो लोग इवोल्यूशन को, उसकी किसी भी थ्योरी को, ये बात याद रखिए कि इवोल्यूशनरी थ्योरी कोई एक थ्योरी नहीं है, बल्कि बहुत सी थ्योरीज हैं, उनको हम एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पे हम कह देते हैं थ्योरी है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी थ्योरीज है। जो किसी भी थ्योरी को गहराई से जानता है उसको ये पता है कि फॉसल्स इवोल्यूशन का बेस्ट आर्गूमेंट नहीं है। वो लोग जो इसको बिल्कुल ही एक फंडामेंटल लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं, उनके लिए फॉसल्स बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन अगर आप टेक्निकल लिटरेचर पढ़ते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि फॉसल्स आर नॉट टेकन दैट सीरियसली, और उसकी एक रीज़न है। खैर, मैं अब बात करूंगा उन्हीं लोगों पे जो इसको बहुत सीरियस समझते हैं, जैसे कि फैसल बड़ाइच साहब। तो ये दुरुस्त है कि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग वाले लोग इसको बहुत अहम समझते हैं, लेकिन उसको अहम समझने की वजह ये है कि वो इसके अंदर जो फंडामेंटल फ्लॉज हैं उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। मिसाल के तौर पे फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस में ये चीज़ तयशुदा है कि आप जब किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसकी ज़ीरो वैल्यू होती है जब तक आप उसे किसी फ्रेमवर्क के अंदर ना करें। ना प्रॉब्लम इन दिस केस इज़ के फॉसल्स तो हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं, हड्डियाँ प्रोवाइड करते हैं, पाँव के निशान प्रोवाइड करते हैं एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें ये सब फॉसल्स के अंदर ही आती हैं। लेकिन इनकी इंटरप्रिटेशन, इनकी तशरीह एक फ्रेमवर्क के अंदर की जाए तो ये समझ आते हैं। सो फार सो गुड। इशू कि वो जो फ्रेमवर्क है वो वही है जो इन्होंने फॉसल से साबित करना है, यानी कि जिस चीज़ को इन्होंने फॉसल से साबित करना है उसको इन्होंने पहले ही एक म्यार के तौर पे बनाया हुआ है, इन दिस केस इवोल्यूशन। यानी कि अगर कोई खाली घर है, इसको आप इस तरह से बेहतर तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई खाली घर है, उसमें आप जाते हैं और आप देखते हैं कि एक चाय की प्याली टूटी हुई है, और आपका दोस्त आपको ये कहता है कि इस टूटी हुई प्याली से मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इस घर में एक जम जम नामी जिन है जिसने ये प्याली तोड़ी है। तो आप कहें कि क्या सबूत है कि जम जम नामी जिन मौजूद है, तो आप ये कहें ये प्याली उसने नहीं तोड़ी है। तो आप कहेंगे कि भाई, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज़ दैट कि प्याली से जिन की वजाहत हो रही है और जिन के रेफरेंस से प्याली के टूटने की वजाहत हो रही है। दैट्स बेगिंग द क्वेश्चन एंड दैट्स एग्जैक्टली और सर्कुलर रीजनिंग
दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। इसलिए कि हम ये कह रहे हैं कि इवोल्यूशन है तो उसका हमारे पास क्या सबूत है? वेल, फॉसल्स हैं, और फॉसल्स हैं तो उनको क्या इनकी बेस्ट वजाहत हो सकती है? अव्वल वो इवोल्यूशन है, यानी कि एक दूसरे का गवाह दूसरा पहले का गवाह। इसलिए ये कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और यही वजह है कि कार्ल पॉपर ने हमें तंबीह की थी, द लेजेंडरी फिलोसोफर ऑफ साइंस, कि जिन चीज़ों को आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते उसको साइंस से जुदा किया करें। इन दिस केस हमने जिस चीज़ को साबित करना है उसको फॉल्सिफाई किए बगैर हमने म्यार मान लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि फॉसल्स, जनाब ये इसका सबसे बड़ा रेफरेंस है या उसका एविडेंस है। ये कतई तौर पे गलत बात है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप फैसल वड़ाइच साहब की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है फॉसल्स के हवाले से वो भी देखते चलें। सो दोस्तों, ये है चट्टानों में जिंदगी के आसार की साबित शुदा तरतीब। आप एक बार फिर इस रॉक सीक्वेंस को और इनमें मौजूद फॉसिल्स को देखें तो साफ जाहिर है कि जिंदगी बहुत सादा शक्ल से मरहलावार स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होती हुई पेचीदा हुई है, क्योंकि 4 करोड़ साल से पहले कोई प्राइमेट नहीं मिलता, 6.5 करोड़ साल से पहले कोई परिंदा नहीं मिलता, 25 करोड़ साल पहले कोई डायनासोर नहीं मिलता, 2.5 अरब साल पहले की किसी रॉक लेयर में जिंदगी की कोई कॉम्प्लेक्स शक्ल नहीं मिलती, और 3.7 बिलियन ईयर्स पहले 3 अरब 70 करोड़ साल पहले लाइफ का एक सेल भी नहीं मिलता। सो ये सबूत है कि जिंदगी एक सेल की सादा लाइफ से मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स लाइफ की शक्ल में इवॉल्व हुई है। एकदम से तमाम जानदारों को जमीन पर बखेर नहीं दिया गया। जैसा कि आपने देखा कि वो नौजवान ये कह रहा है कि उसने फैसल वड़ाइच साहब की जो फॉसल्स पे वीडियो है पर्टिकुलरली वो हिस्सा देख के उसने इस्लाम को छोड़ा, और फैसल वड़ाइच साहब का भी आपने देखा कि रॉक स्टार्टा का हवाला देते हुए यानी कि फॉसल्स को रिफर करते हुए वो कह रहे हैं कि ये इवोल्यूशन का बेस्ट आर्गूमेंट है, ये उसके लिए बेस्ट दलील है, सबूत है। तो फिलोसफी ऑफ साइंस से तो ये बात हम साबित कर चुके हैं कि ये उसका कतई तौर पे बेस्ट सबूत नहीं है। बट देन देयर इज़ अनदर क्वेश्चन विच इज़ मच डीपर, और वो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ज़मीन की, यानी कि जियोलॉजिकली आप देखें तो मुख्तलिफ सतहें हैं ज़मीन की, इसमें कोई शक नहीं है, हमें वो क्लियर चीज़ नज़र आती है, लेकिन उसके अंदर से हमें जो हड्डियाँ, जो फॉसल्स, कुछ भी हमें मिलते हैं, वो इस चीज़ का सबूत कैसे हो सकते हैं कि इन हड्डियों में हमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है या जो सिमिलैरिटी नज़र आ रही है, इसके पीछे एक हादसाती, नाबीना, रैंडम, स्टोकेस्टिक विद नो टीलोस प्रोसेस था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आपने हड्डियाँ देखी, आपने ढांचे देखे, आपने पैरों के निशान देखे, और आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इसके पीछे जो प्रोसेस था वो हादसाती है, अंधा है, नाबीना है, रैंडम है, स्टोकेस्टिक है, उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं है। दैट इज़ अ साइंटिफिक क्लेम, लेकिन इस क्लेम को जब तक आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते या इसको उस स्टेटस पे आप नहीं लेके जा सकते कि इसको फॉल्सिफाई किया जा सके, तब तक तो ये साइंस नहीं है। तो मुझे बताइए कि फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये साइंस साबित कर रही है, जबकि यहाँ पे जो इवोल्यूशनिस्ट हैं वो साइंस के इस्टेब्लिश्ड असूलों के ही खिलाफ जा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। फैसल वड़ाइच साहब ने यह भी कहा कि जैसे जैसे हम टाइम में पीछे जाते हैं हमें ज़िंदगी सिंपल नज़र आती है। दैट इज़ वेरी ट्रू, लेकिन इवोल्यूशन ये नहीं है कि ज़िंदगी पीछे पीछे सिंपल नज़र आती है, बल्कि इवोल्यूशन का दावा ये है कि पीछे जाते हैं, जैसे हम जाते हैं तो वो जो सिंपल लाइफ है उसके लिंक्स हमें मिलते हैं अगले से। यही इवोल्यूशन है, और उसका सबूत हमें फिर मिलना चाहिए फॉसल्स के अंदर। बट द ट्रूथ इज़ कि बहुत से ऐसे इवेंट्स मौजूद हैं कि जिनकी कोई भी इवोल्यूशनरी प्रीकर्सर्स हमें नज़र नहीं आते। मैं 2 यहाँ पे, बल्कि 3 में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँ वक्त के इख्तिसार के लिए। वैसे तो पेलियोंटोलॉजिस्ट जो हैं वो अब तकरीबन इवन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी जैसे जैसे हम वक्त में आगे आते हैं कुछ 16-17 इवेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मैं सिर्फ 3 की बात करता हूँ। नंबर 1 जो कि बहुत ऑब्वियस है, दैट इज़ कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, सो टू स्पीक, जिसको बायोलॉजी का बिग बैंग भी कहा जाता है, कि हमें ये तकरीबन 525 से 550 साल, मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं इस रेंज के, ऑलमोस्ट करीब करीब मिलियन साल पहले हमें अचानक ही फॉसल रिकॉर्ड में हमें वो जानदार नज़र आना शुरू हुए जो उससे प्रीसीडिंग एरा है, एक एडेक्रियन, उससे उनकी कोई मुमासलत नहीं है। तो अगर इवोल्यूशनरी दावा फॉसल से ठीक साबित होता हो तो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई ना कोई हवाले ऐसे मिलें, सब्सटेंशियल हवाले ऐसे मिलें, जिनसे हम देख सकें कि जो कैम्ब्रियन एरा के जानदार हैं उनका जो प्रीसीडिंग एरा है उनसे आपस में क्या ताल्लुक़ है। वेयरएज़ बाय लार्ज हमें कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। हाँ, उसकी वजाहत दे दी जाती है कि वो जो थे वो सॉफ्ट टिश्यू एनिमल्स थे। तो इस वजाहत से तो सिर्फ यही हमें पता चलता है, या एटलीस्ट आपका एक और दावा सामने आता है कि इस वजह से फॉसिल्स में रिजेंबलेंस नहीं है। बट इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग कि यही तस्दीक है जो हम कर रहे हैं कि कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है। क्यों नहीं है इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वी डोंट सी दैट कनेक्शन। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। बट देन वी ऑल्सो हैव गोप,
और ग्रेट ओरिवेशन बायोडाइवर्सिटी इवेंट, जो कि ऑलमोस्ट एक तरह का कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ही है, लेकिन मरीन जो एनिमल्स हैं उनके लिए, कि हमें समंदर के अंदर पूरा कल्चर नज़र आना शुरू हो जाता है, मुकम्मल जानदार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। क्या लिंक्स हैं इनके इससे जो प्रीसीडिंग जानदार हैं उनसे? आंसर इज़ नथिंग, हमें कोई नहीं पता। तो अगेन ये इवोल्यूशन के खिलाफ बातें जाती हैं। देन देयर इज़ थर्ड वन विच इज़ इंसानी शऊर। इंसानी शऊर का इर्तका कैसे हो सकता है? वो शऊर जिसको इस्तेमाल करते हुए फैसल वड़ाई साहब आपको बता रहे हैं कि इर्तका हुआ है और फॉसल्स उसका बेहतरीन रिकॉर्ड हैं। इस शऊर के इर्तका की कोई साइंसी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। कॉग्निशन, जहानत, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इज देयर सो फार एज द मटीरियलिज्म इज कंसर्न्ड, एंड द आंसर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप फॉसल्स में जाते हैं तो हमें ऐसे जानदार नज़र आने चाहिए जिनसे हमें कोई ट्रांजिशंस नज़र आती हों, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि हमें बाय एंड लार्ज ट्रांजिशनल फॉसल्स नज़र आते हों? इस पे हम आगे बढ़ते हैं। हेनरी जी, जो कि एक साइंस राइटर हैं, नेचर के लिए वो लिखते हैं और उनकी किताबें भी हैं, वो तो बड़े वाज़े तरीके से कहते हैं कि भाई कोई भी हमारे पास ट्रांजिशनल फॉसल ऐसा नहीं है जिससे हम इवोल्यूशन को ठीक साबित कर सकें। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये: No fossil is buried with its birth certificate. That and the scarcity of fossils means that it is effectively impossible to link fossils onto chains of cause and effect in any valid way. To take a line of fossils and claim that they represent a lineage is not a scientific hypothesis that can be tested, but an assertion that carries the same validity as a bedtime story. Amusing, perhaps even instructive, but not scientific. यानी कोई हमारे पास ऐसी चेन नहीं है। एंड बाय द वे, हम ये भी नहीं कहते इवोल्यूशनिस्ट से कि आपने हमें एग्जैक्ट चेन ही दिखानी है। हम कहते हैं कि देयर हैज़ टू बी समथिंग सब्सटेंशियल, समथिंग जो कि करार वाकई ही हो। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेड टाइम स्टोरी हो सकती है। कोई आदमी कहे कि मैं आपको ऐसी चेन बना के दे सकता हूँ। रियलिटी में हमारे पास कोई ऐसे फॉसल्स नहीं है, यानी कि ट्रांजिशनल फॉसल्स नहीं है जिससे हम इस दावे की तस्दीक कर सकें या इस दावे को कोई भी वैलिडिटी दे सकें कि पहले ये जानदार था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। ऑल वी हैव इज जस्ट हड्डियाँ और बस उनके ऊपर इंटरप्रिटेशन, एंड दैट्स इट। बट ही इज़ नॉट द ओनली पर्सन। चलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के कॉलिन पैटरसन की तरफ। वो लिखते हैं, I will lay it on the line. There is not one such fossil for which one could make a watertight argument. ये उनकी किताब थी गालिबन अर्ली 90s में, जिस पे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस थे कि आपने कुछ ट्रांजिशनल फॉसिल्स का हवाला अपनी किताब में नहीं दिया है, कम से कम किसी आर्टिस्ट को आप ले लेते जो कि कुछ इलस्ट्रेशंस बना देता, तस्वीरें बना देता। तो उन्होंने कहा कि वो तो मिसलीडिंग बात हो जाती, ये एक चीज़ हकीकत में नहीं है तो मैं किसी आर्टिस्ट से कैसे कहता। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा, यानी कि कोई ट्रांजिशनल फॉसल ऐसा नहीं है जिससे हम एक वाटर टाइट आर्गूमेंट बना सकते हैं। तो फैसल वड़ाई साहब अगर इस तरह की बातें भी पढ़ते तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे गुमान है मेरा कि वो फिर ऐसी फाश गलतियां ना करते कि कहते कि ये एवोल्यूशन का बहुत बड़ा एविडेंस है, क्योंकि ये उस इंटरप्रिटेशन की बात तो हो सकती है जो लोगों ने की है, साइंसदानों ने की है, लेकिन ये कहना कि इससे एवोल्यूशन साबित होती है, not even close my dear sir, not even close. But there is much more. Let's move on, shall we? इसी मसले को हल करने के लिए आखिरकार तंग आकर नाइल्स एलरिज और स्टीवन जे गूल्ड ने एक और थ्योरी पेश की जिसे कहा जाता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम या पंक एक शॉर्ट करके। ना पंक एक किस चीज़ के मुकाबले में है? फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म के मुकाबले में। फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म की अपोजिट करती है कि जानदारों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटी मोटी वो तगय्युर चेंजेस होते रहते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक नई स्पीशीज़ वजूद में आ चुकी होती है। सो अगर आप ए से बी देखें तो शायद आपको इतना फ़र्क ना लगे, बी से सी देखें तो इतना फ़र्क ना लगे, लेकिन आप ए से जेड तक पहुंचेंगे तो एक कंप्लीटली डिफरेंट शेप बन चुकी होगी। ग्रेट हाइपोथेसिस, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? आंसर इज़ नथिंग। इसी मसले को हल करने के लिए पंक एक को वजूद दिया गया, तख्लीक किया गया। पंक एक ये पॉजिट करती है कि असल में स्टेसिस और सॉल्टेशंस होते हैं। स्टेसिस एंड सॉल्टेशंस का मतलब, स्टेसिस यानी कि लंबे अरसे तक जानदार में कोई ऐसा चेंज नहीं आता जो नोटेबल हो, और उसके बाद एकदम से जंप होता है सॉल्टेशंस के, इतनी तेज़ी के साथ जानदार तब्दील होते हैं कि वक्त के दामन में गुंजाइश ही नहीं बचती कि उनके फॉसल्स को वो प्रिजर्व कर सके किसी ऐसे तरीके से। यही वजह है कि हमारे पास बस कुछ वो सीधा जबड़े, टूटी हुई हड्डियाँ, इसके अलावा
कोई नोटेबल चीज़ हमारे पास नहीं आती है। उसी पंक एक्ट असल में हमें क्या कह रही है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो आपके लिए समझना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा कि फैसल बराई साहब गलत कह रहे हैं। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की इस थ्योरी को समझने के लिए मैं आपको लेके जाना चाहूँगा रसल टी पॉट की तरफ। आप सोचेंगे कि उसका इससे क्या ताल्लुक या वो क्या बला होती है। वेल, बर्ट्रैंड रसल जो कि एक फ़िलासफ़र थे और वो अदियान पे आमतौर पे अटैक करते थे, कुछ लोग उन्हें एथियस्ट भी कहते हैं, पर आई बिलीव वो एग्नोस्टिक थे। उन्होंने एक फ़िक्री कॉन्स्ट्रक्ट पेश किया जिसका लुब-ए-लुबाब कुछ इस तरह से, उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, करीब करीब है, जो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि खला में मुख्तलिफ सियारों के दरमियान एक चाय की चैनक टी पॉट वो भी खला में तैर रही है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि आप उसे किसी दूरबीन किसी और आले की मदद से नहीं देख सकते, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप मानें कि वो तैर रही है, तो आप क्या मानेंगे? यानी कि वो बेसिकली ईमान पे तनकीद कर रहे थे। अब वो क्या मजमून है वो इस वक्त मेरे वीडियो का हिस्सा नहीं है, आई विल लीव दैट असाइड। लेकिन अगर ये गलत है तो क्या आपको लग नहीं रहा कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली यही बात की गई है कि लंबे अरसे तक कोई तब्दीली नहीं होती है हड्डियों में, और उसके बाद इतनी तेज़ी के साथ इवोल्यूशन होती है कि वक्त के पास उसके दामन में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि वो उन फॉसल्स को प्रिजर्व कर सके। सो इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि हमारे ये फॉसल्स की चाय की चैनक ये है भी नहीं, हम दिखा भी नहीं सकते, लेकिन आप फिर भी माने कि ये है। टू कोट जेसी पिंकमैन, साइंस। चले अगला लफ्ज मैं नहीं कहता, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम गलत प्रिडिक्शंस की तरफ से, और ये फैसल बड़ाई साहब को हिस्सा बहुत गौर से सुनना चाहिए, इसलिए कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी हमें लाइफ किसी एक ज़माने से पहले नज़र आ जाती है तो फिर ये कहानी दोबारा लिखनी पड़ेगी। वेल, तैयार हो जाइए दोबारा लिखने के लिए। कई ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं एक दे देता हूँ, वो इसलिए कि हमारे देसी इर्तकाइयों को ये एग्जांपल बड़ी अच्छी लगती है। वो है टिकटॉलिक की। वो एक मछली है जो कि सपोजिडली मछली यानी कि जो आबी जानदार हैं वो, और फिर एक ऐसा जानदार जो कि जिसमें दोनों ही खसाइस पाए जाते हों, खुश्की और आबी के जानदारों के, और उसके बाद टेट्रापोड्स यानी कि वो जानदार जिनके 4 हाथ पाँव हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया या सर्टन और तरह के लिजर्ड्स वगैरह हैं। तो सो द ट्रांजिशन इज़ कि मछली है और उसके बाद फिर टिकटॉलिक है, बड़ी स्पेशल टाइप की मछली के जिसमें वो खसाइस भी हैं जो खुश्की के जानदारों के होते हैं, और उसके बाद टेट्रापोड्स। तो ये तरतीब है, जहन में रखें। लेकिन हमें ये पता है कि 10 से 18 मिलियन साल पहले टिकटॉलिक से जब ये सामने आती है, और 2003-4 में गालिबन इसका ये दरियाफ्त हुई कि इससे भी जो पुराने फॉसिल्स हमें मिलते हैं, 10 से 18 मिलियन साल पुराने टेट्रापोड्स के मिलते हैं पोलैंड में। सो आपकी जो प्रिडिक्शन थी, जो आइडिया था कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, लेकिन अगर सी बी से 18 मिलियन साल पहले निकल आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी तरतीब गलत है, ये ठीक नहीं है। तो किसी और ज़माने में वो जानदार निकला है, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत से हैं, बहुत से हैं। इनफैक्ट अगर आप इवोल्यूशन का ये जो हिस्सा है फॉसिल्स का, इसको अगर आप इसका बड़ी तफसील के साथ मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आम तौर पे जो फॉसिल्स मिलते हैं वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठते। उनमें से सर्टन फॉसिल्स को ऐसे ले लिया जाता है कि वो एक तरतीब के अंदर फिर उनको बनाया जाता है। वो एक जहनी इख्तरा है, एक तशरीह है। ये आप किसी भी अच्छे साइंसदान से पूछें, वो आपको यही जवाब देगा कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आगे मैंने बात कही कि जो फॉसिल्स हैं वो किसी डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट के साथ नहीं मिला करता, वो बस मिलता है आगे, उसके बाद तशरीह है कि अच्छा इसको फलां के साथ मिलाते हैं, इसको फलां के साथ मिला देते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट नॉर्मली गोज़। इट्स नॉट द केस कि इस पे इन्फर किया जाता है कि इवोल्यूशन ठीक है, बल्कि इवोल्यूशन को पहले ठीक मान के इन्फर किया जाता है कि अच्छा इसको फिर हम वहाँ पे रख देते हैं। सवाल मेरा ये है कि जितने भी फॉसिल्स आज तक मिले हैं, क्या वो सारे के सारे किसी न किसी कंस्ट्रक्शन स्कीम के अंदर लगे हुए हैं? ये जो लिनेजेस की कंस्ट्रक्शन है, आंसर इज़ नो, बड़े कम है। तो वन हैज़ टू आस्क अ क्वेश्चन कि बाकी फॉसिल्स जो किसी जगह फिट नहीं बैठते, उनके बारे में साइंसदान क्यों नहीं बताते? वो इसलिए नहीं बताते कि ये वो साइंसदान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, शैल वी। नेक्स्ट पार्ट है आउटराइट फ्रॉड। मैंने जो डार्विनिज्म वर्सेस साइंस की सीरीज बनाई है उसमें पूरी एक किस्त डेडिकेट की है, मैं सारी यहाँ पे रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट सीधा सीधा चीज़ें कि आर्कियोरैप्टर,
एक जाली फॉसल खुद ही बनाया हुआ। उसके बाद क्या नाम है उनका, गुप्ता साहब इंडिया के, उनके तो कितने ही जाली फॉसल्स निकले जो बाद में खुद साइंसदानों ने माने कि ये जाली है भाई। एंड वी हैव द पिल्स डाउन मैन, यानी कि जाली अपनी तरफ से ही घड़ा हुआ, कहीं से कोई एक पीस लिया, कहीं से दूसरे तरफ पीस लिया, और वो देख लें जनाब हमें एक ट्रांजिशनल फॉसल मिल गया है, बल्ले बल्ले हो गई है। हाउ अबाउट द नेब्रास्का मैन? द नेब्रास्का मैन, एक दांत मिला और उस दांत के ऊपर सारी कहानी घड़ी गई। और फैसल वड़ाई साहब गौर से सुनिएगा कि फॉसल्स से किस तरह से कहानी घड़ी जाती है। बाकी फॉसल्स को आगे पीछे इकट्ठा करके इसकी पूरी एक फैमिली ट्री भी बना दी, पूरी फैमिली ट्री बना दी। ये और बात है कि वो दांत बाद में सूअर का निकला। या अब हम आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जो मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा कि साइंसदान ऐसा क्यों करते हैं। यू सी, देयर इज़ अ साइंस, और आई शुड से देयर इज़ द साइंस, कि वो साइंस इसके बारे में हमारा ख्याल है कि वो ऑब्जेक्टिव होती है, वो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है कि जिससे हम चीज़ों की तह तक पहुंचते हैं, और जिस तरफ भी एविडेंस हमें लेके जाता है हम वहाँ तक चले जाते हैं। एक है आजकल की एथियस्टिक साइंस। ये वो साइंस नहीं है जो मैंने अभी बयान की है, बल्कि इसका नाम साइंस है लेकिन ये एक वर्ल्ड व्यू है। इसकी अंडरपिनिंग्स है, मेरा डिटेल्ड साइंस फ्रॉड के नाम से एक कोर्स है कि इसके अंदर किस लेवल का फ्रॉड अवेलेबल है कि आप यकीन कीजिए कि आपकी चीखें निकल जाएंगी जब आपको पता चले कि ये इंसानियत के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से ये मार रहे हैं, ज़बरदस्ती सप्रेस कर रहे हैं। होता क्या है, सबसे पहले रूल है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, कि जब भी साइंस के साथ इंगेज करेंगे आपने किसी भी माफूकुल फितरत, किसी भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई फितरी वजाहत ना हो बल्कि उसकी कुछ और हट के हो, तो उसको आपने नहीं लेना है। सो अब हमारे पास इंसान मौजूद हैं, जानदार मौजूद हैं, हड्डियाँ मौजूद हैं, फॉसल्स मौजूद हैं, खुदा को आपने पहले ही निकाल दिया है। अब आप क्या करेंगे? कोई और वजाहत तो है नहीं, चलें इवोल्यूशन हमारे पास एक जो है वजाहत बन जाती है। यानी कि इवोल्यूशन इसलिए ठीक नहीं है कि यह साइंसी तौर पे साबित शुदा है, बल्कि इसलिए कि हमने भी साइंस से इंगेज नहीं किया तो रूल्स बना दिए कि हमने जितनी भी है तख्लीक मिसाल के तौर पे, या खुदा ने कोई चीज़ बनाई है, ये तो हमने पहले ही निकाल दिया है। तो हमने पहले ही कंसीव कर लिया है कि जो कुछ भी है फितरी है, तो फितरी फिर आपके पास एक ऐसा ही है ब्लाइंड, यानी कि अंधा, रैंडम स्टोकेस्टिक प्रोसेस जिसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं है। बस हादसाती तौर पे उसने मुझे और फैसल वड़ाई साहब को आज यहाँ पे खड़ा कर दिया है कि हम शऊरी तौर पे एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। यू सी, दिस इज साइंस। ओह माय गुडनेस पिंकमैन, यू वर सो राइट। खैर, ये है उसका एक पिलर। दूसरा पिलर है उसका साइंटिज्म, कि अब जो भी आपको हकीकत तक चीज़ लेके जाएगी वो साइंस ही है। देखें, अगर ये साइंसदान ये कहें कि भाई इसके पीछे खुदा हो सकता है, इसके पीछे तख्लीक, इसके पीछे इवन एलियंस, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई। हम आपको ये बता रहे हैं कि जहाँ तक हमारा एक बड़ा मखसूस नैरो वर्ल्ड व्यू है, नैरो वर्ल्ड व्यू, उसको सामने रखते हुए हम आपको बताते हैं कि ये इवोल्यूशन है। ये गलत भी हो सकती है क्योंकि ये सिर्फ हमारा एक वर्ल्ड व्यू है, इसके बाहर आपको कई वजाहतें और भी मिल सकती हैं। अगर ये बात कह दे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये जो हमारा वर्ल्ड व्यू है ना, यही हकीकत है। इसके बाहर किसी ने अगर कोई और चीज़ मानी तो वो जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, यानी कि वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता। वो पूछ नहीं सकता कि आपने कैसे तय कर दिया है कि हर वजाहत सिर्फ फितरी ही होगी। क्या फितरी वजाहत है आपके इस शऊर की जिसमें से ये जुमला निकला है? वट इज़ द नेचुरल एक्सप्लेनेशन फॉर योर कॉन्शियंस? एनी? ज़ीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं। खैर, ये वो बात थी जो आपसे करनी थी। मैं अब इजाज़त चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तफसील आप देखना चाहें इसकी तो पूरी सीरीज़ इस पे अवेलेबल है, इसके फ्रॉड्स पे भी, फॉसल्स पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में ये चीज़ बताना ज़रूरी थी, इसलिए कि एक नौजवान का तो हमें पता चला कि उसने इस्लाम छोड़ा है, और कैसे ऐसे लोग होंगे, तो कम से कम काउंटर नैरेटिव उनके पास रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।